दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती कैसे कराई जाती है और मेक इन इंडिया पूरे प्रोग्राम के अंदर एक पलीता कैसे लगाया जाता है जिससे भारत के ऊपर भरोसा धराशायी हो जाए, इंडिगो उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या जो इंडिगो के साथ हो रहा है ये एक आइसोलेटेड केस है या ये सिर्फ एक जिसको कहा जाता है ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यह मुद्दा सिर्फ एयरलाइंस पायलट्स का नहीं है, प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। एयरलाइन पायलट्स को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है और वो समस्या क्या है उसकी आज हम चर्चा करेंगे और क्यों इस तरह से भारत को आज शर्मिंदा होना पड़ा, वो भी इंडिगो के कारण। इसको समझने का प्रयास करेंगे और मेरा निवेदन है मोदी जी से और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से, इस मुद्दे को सीरियसली लीजिए। ये आइसोलेटेड केस नहीं है, इसको आप सिर्फ कंप्लायंस का मुद्दा मान के छोड़ नहीं सकते। क्या समस्याएं हैं और क्यों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसकी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। इसलिए दोस्तों निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उम्मीद है कि आप प्राइम मिनिस्टर कार्यालय तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो मुद्दे मैं उठा रहा हूं अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है और भारत को विकसित भारत बनाना है, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का प्रयास इंडिगो ने कर दिया है और कई लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे। इंडिगो सामने आ गया, इसलिए मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। आज सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाह रहे हैं। हम दुनिया में नंबर 3 के आसपास जीडीपी पहुंच रही है और हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का सम्मान हो। लेकिन जो हुआ इंडिगो के साथ, इसने भारत की कई जगह पे पोल खोल दी। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? यहां पे चाइना, यूरोपियंस, अमेरिकन या सब अंदर से बहुत खुश है। पता है क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि भारत की कंपनियां कभी भी मल्टीनेशनल नहीं बन सकती। और जो प्रधानमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, हमारी कंपनियां लगातार प्रधानमंत्री के इस विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है और इंडिगो उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। जब भारत में पुल गिरते हैं, जब भारत में मोटरसाइकिल से टकरा के बस में आग लग जाती हो, ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में क्या चल रहा होगा? ये आज चर्चा का विषय है, चिंतन का विषय है और प्राइम मिनिस्टर को हर डिपार्टमेंट की खिंचाई करनी पड़ेगी अगर उनको मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है। इसीलिए जब आप चाइना जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं कि इंडिया विल बिकम कॉम्पिटिटर, तो वो स्माइल करते हैं। वो कहते हैं आप लोग गलतफहमी में, हम नहीं हैं। हमको पता है कि भारत की कमजोरियां क्या हैं, इसलिए हम निश्चिंत हैं। जब आपके दुश्मन को, आपके कॉम्पिटिटर को ये पता लग जाए कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, तो वो आराम से बैठता है। समस्या आपकी है कि आप उसको देख नहीं रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है दोस्तों? जो भारत की कंपनियां हैं, ये पूरी दुनिया को पता है कि हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आप उनके लिए कॉम्पिटिटर बन ही नहीं सकते। भारत की कंपनियां विदेशी एक्सचेंजेस में जाके क्यों नहीं लिस्ट होती? क्योंकि वहां की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अडानी साहब ने एक प्रयास किया अमेरिका में जाकर फंड उठाने का, फंस गए क्योंकि कंप्लायंस का प्रॉब्लम था। इस बात को समझना होगा, ये इंडिगो अकेला केस नहीं है। भारत की बड़ी से बड़ी कंपनियां विदेश में जाकर लिस्ट करने से क्यों घबराती हैं? क्यों ये मल्टीनेशनल नहीं बनती? क्यों वहां जाके ऑपरेट करना नहीं चाहती, सिर्फ ट्रेडर बन के रह जाती है? मैन्युफैक्चरिंग करेंगी भारत में, चाइना में, वहां जाके सिर्फ वेयरहाउस लेंगी या सिर्फ ब्लेंडिंग करके ट्रेडिंग करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को कंप्लायंस करने की आदत नहीं है। इस बात को समझना होगा।
Indian companies are known for cutting corners, manipulating records and covering them with corruption. आप उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान में जितना मिलावटी खाना मिलता है और सबके पास एफएसएसआई लाइसेंस है, सबके पास अप्रूवल है, सब मिलावटी खाना बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? भारत की सड़कों पे पुलिसमैन खड़े होते हैं, लोग धड़ेले से कानूनों का वायलेशन करते हैं, उनको पता है कि पुलिस वाला पकड़ेगा तो उसको कैसे मैनेज करना। हर चीज जब मैनेजेबल होती है तो इंडिगो जैसे क्राइसिस, क्योंकि वो बड़े स्केल पे होते हैं, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। छोटे लेवल के क्राइसिस दब के रह जाते हैं क्योंकि वो विजिबिलिटी नहीं मिलती उनको, उन क्राइसिस को, उन भ्रष्टाचार को विजिबिलिटी नहीं मिलती, इसलिए डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार जारी है। फेक यूनिवर्सिटीज, फेक फूड प्रोडक्ट्स, फेक दवाइयां, फेक सब कुछ अगर मिलता रहे, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर को पता है कि क्या चीज फेक है, सिर्फ इंस्पेक्टर्स को नहीं पता कि गड़बड़ कहां। इसका मतलब क्या है? इंस्पेक्टर्स को गड़बड़ी ना देखने के लिए पैसे दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार आप किसको बोलते हैं? कि गलत काम पे पर्दा डालो और सही सर्टिफिकेट दे दो, इसको बोला जाता है भ्रष्टाचार। इंडिगो का एग्जाम्पल भी एक लार्ज स्केल भ्रष्टाचार का है, इसीलिए आज वो मुद्दा बन गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन एक बार और कि इस चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें। दुनिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइंस थी इंडिगो। 60% भारत का डोमेस्टिक ट्रैफिक, करीब 11 से 12 करोड़ लोग हर साल इंडिगो में सफर करते थे। 11 से 12 करोड़ लोग, इतनी तो देशों की आबादी नहीं होती। इसके साथ ही 1000 फ्लाइट एक दिन में कैंसिल होना, टोटल 2500 फ्लाइट्स हैं, 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हो जाना, इसका मतलब क्या है? ये चूक नहीं है, ये ब्लंडर है। और मजे की बात क्या है, इसको अगर ध्यान से देखें, ये ब्लंडर जानबूझ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की मिलीभगत से हुआ है। दोनों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और टॉप मैनेजमेंट ने मिलकर पर्दा डाला और ये ब्लंडर हुआ। और अल्टीमेटली जैसे ही कानून लागू हुआ, ये ज्वालामुखी फट गया। और इसमें सीधी सी बात यह है कि ये जो क्रू शॉर्टेज की जो कहानी सुनाई जा रही है, ये धोखा है। ये जो कानून है, ये अचानक नहीं आया है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और टॉप मैनेजमेंट को पहले दिन से पता था कि 2 साल बाद ये कानून आएगा। 2 साल का टाइम दिया गया था। ये क्या कर रहे थे? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ सिटिंग फी लेने के लिए जाते हैं, या सिर्फ स्टेटस सिंबल है कि मैं इंडिगो के बोर्ड पे हूं? इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल कौन बनाएगा? देश की बर्बादी और देश की बदनामी करने के लिए क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेवार नहीं है? ये बड़े लोग होंगे, इन बड़े लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए सजा भी बड़ी होनी चाहिए। छोटी सजा से काम नहीं चलता है, ताकि दूसरों को मैसेज मिले। Yet this crisis is not just with airlines. इसको समझना होगा। Structural failure in Indian corporate governance when the problem was 100% foreseeable. 2 साल पहले आपको पता था कि ये आपको काम करने हैं, सब कुछ लिखित में है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं थी कानून बनाने में। लेकिन सरकार की एक गलती हुई कि कानून बना के डिपार्टमेंट सो गया, जैसे सारे डिपार्टमेंट करते। कंपनियां एनफोर्स कर रही हैं या नहीं, पूरे मंत्रालय के अंदर लोग कर क्या रहे थे? हिंदुस्तान पे तो मुश्किल से 3 या 4 एयरलाइंस हैं जिनमें ये कंप्लायंस उनको देखना था, जो भारत की कंपनियां हैं। अगर 4 एयरलाइंस को भी भारत का एविएशन डिपार्टमेंट और मंत्रालय नहीं संभाल सकता, तो आपको यह बात पता लगती है कि इस डिपार्टमेंट का क्या हाल है, यहां के मंत्री और अधिकारी कर क्या रहे हैं। आपने कानून बनाया, आपकी एयरलाइंस वो कंप्लायंस कर रही है या नहीं, इसकी ट्रैकिंग कौन करेगा? यही सवाल मेरा प्रधानमंत्री कार्यालय से है कि आपको हर मंत्रालय को अब ये आदेश देना पड़ेगा कि जब भी कानून लागू होता है, रिलीज किया जाता है नया कानून, उसका इंप्लीमेंटेशन हर महीने चेक होना चाहिए कि वो कानून लागू हो रहा है या नहीं। कौन कंपनियां हैं जो लापरवाही कर रही हैं, उनको पहले दिन से वार्निंग देना शुरू कर दिया जाए, ताकि डेडलाइन आते आते सब तैयार हो जाएं, और जो डेडलाइन मीट नहीं करेगा उस पे फिर ढंग से पेनल्टी लगनी चाहिए।
क्योंकि ये देश की इज्जत का सवाल है। ये सिर्फ कंपनी की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम का कोई मतलब नहीं। अगर वो कंपनियां नहीं मैनेज कर सकती तो उनको बंद होना अच्छा है, ताकि खराब कंपनियां बंद होंगी तो अच्छी कंपनियों को बढ़ने का मौका मिलेगा। यह देश हित में होगा। मेक इन इंडिया तभी सक्सेसफुल होगा। हर खराब कंपनी अगर सरवाइव करेगी तो भारत ना तो विकसित बन पाएगा, ना मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो पाएगा। इसीलिए हर कंपनी कानून बदलने के साथ बचे, ये बहुत गलत सिग्नल है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में कॉम्पिटेंसी की जरूरत नहीं है, हर चीज मैनिपुलेटेड है। इसका मतलब यही निकलता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या आ जाती है? वार्निंग दैट वाज हैपनिंग एट इंडिगो कैन एंड विल रिपीट अक्रॉस सेक्टर्स अनलेस लीडरशिप प्रैक्टिस चेंजेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी क्या है? मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट मंत्रालय को एक नया आदेश पारित करना चाहिए कि हर 3 महीने में जब बोर्ड मीटिंग होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ये अंडरटेकिंग लेना चाहिए कि उनकी कंपनियां सारे कानूनों को, कंप्लायंस को फॉलो कर रही हैं और सारे डायरेक्टर को उस कागज पे साइन करना चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ऐसी अंडरटेकिंग नहीं होगी, सिर्फ हम चाय नाश्ता करके बोर्ड मीटिंग खत्म कर देंगे और वापस आ जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, इंक्लूडिंग फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आफ्टर ऑल वो क्यों गए थे? प्रमोटर डायरेक्टर तो मैनिपुलेट करेगा, हम मान लेते हैं, प्रॉफिट का इशू है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस लिए बैठाए जाते हैं? प्रमोटर डायरेक्टर का साथ देने के लिए या उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए? यह हिंदुस्तान को सोचना होगा, नहीं तो मेक इन इंडिया और विकसित भारत का सपना सपना ही रह जाएगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जिस मुद्दे के कारण यह जवाब उठ रहा है, भारत सरकार की तरफ से जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वो लगातार जो एविएशन रिक्वायरमेंट्स है उस पर कानून निकालता रहता है। और यह कानून उसी संदर्भ में था और 2025 में भी बहुत क्लियरली इंडिगो को यह पता था कि व्हाट शुड हैव बीन ए रूटीन रेगुलेटरी ट्रांजिशन। ऐसा नहीं है कि इंडिगो नालायक है, उनके पास भी हाईली पेड क्वालिफाइड मैनेजर्स भी हैं और हाईली क्वालिफाइड डायरेक्टर्स भी हैं। क्या किसी ने कानून नहीं पढ़ा? किसी को नहीं पता था डेडलाइन क्या है और हमें क्या क्या कंप्लायंस करने हैं और उस कंप्लायंस करने के लिए क्या मंथ वाइज ट्रांजिशन होना चाहिए? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो रिव्यू भी नहीं किया? जो बोर्ड मिनट्स थे उसको सार्वजनिक करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है। क्योंकि जूनियर आदमी वही करेगा जो सीनियर बोलेगा। जब बॉस कह रहा है कि तुम इस पे काम मत करो तो जूनियर कैसे कर लेगा? चाले जहां की उसको जानकारी होगी तब भी वो कुछ नहीं कर सकता जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा। इसीलिए ये पायलट का प्रॉब्लम नहीं है, ये फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि दीज रूल्स आर नॉट सडन, दे आर नॉट आर्बिट्री। सेफ्टी रूल्स हैं, कंसल्टेशन करके दिया गया है, नोटिफाइड मंथ्स एंड अर्लियर, महीनों पहले आपको यह पता था। और यह सिर्फ भारत का कानून नहीं था, पूरी दुनिया में ये बेस्ट प्रैक्टिसेस चलती हैं। हम लोग कामचोरी करते रहे, भारत की एविएशन इंडस्ट्री ने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करी। इंडिगो ने अपने स्टाफ का पूरा एक्सप्लॉयटेशन किया। आप जब स्टाफ को एयरपोर्ट पे मिलते हैं या फ्लाइट में मिलते हैं, आपको साफ लगता है कि पूरी तरह से एक्सप्लॉयट करता है जो एयरलाइंस है। लेकिन इस कानून ने जो स्टाफ है इंडिगो का, उसके वेलफेयर का ध्यान रखा और इंडिगो ने उस कानून को ही इग्नोर कर दिया। पहले तो नीयत खराब थी, फिर जब कानून आया तो कानून को भी इग्नोर कर दिया। इसका मतलब क्या है? इंडिगो को यह लगता था कि वो जैसा चाहेंगे मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस बात की तो हमें शाबाशी देनी चाहिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को कि उन्होंने एविएशन की तरफ से, अगर इंडिगो ने दबाव भी डाला होगा डेडलाइन को एक्सटेंड करें, तो नहीं की। अल्टीमेटली क्राइसिस हुआ, इंडिगो का इंटरनल भांडाफोड़ हुआ। अब जाके थोड़ी सी रिलीफ की उम्मीद है, लेकिन ये जो बीमारी है, ये जो कैंसर है बैड गवर्नेंस का, इंडिगो सिर्फ एक सिम्टम है। तो इशू यही कि 1000 फ्लाइटें कैंसिल,
And the whole sector was brought to knees by a problem that was 100% foreseeable. पूरा सेक्टर, भारत की एविएशन इंडस्ट्री, अब समझिए 1000 फ्लाइट, कितने विदेशी लोग होंगे इनमें। उन्होंने अपने घरों में फोन किए होंगे कि हम तो फंस गए भारत में आके, हमने जो टूरिज्म प्लान किया था वो भट्टा बैठ गया, हमारी होटल्स की बुकिंग, हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स की बुकिंग, किसी की मेडिकल क्राइसिस, किसी की अपॉइंटमेंट्स, किसी की शादी, किसी का इंटरव्यू, कहीं पे कोई और क्राइसिस। पूरी दुनिया में अगर आप 1000 फ्लाइट्स और एक देश में भारत में कैंसिल करते हैं और एक फ्लाइट के अंदर मान लीजिए 150 लोग भी हैं, तो आपने 1.5 लाख परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी, उनको परेशान कर दिया, और उनसे जुड़े हुए जितनी संस्थाएं और लोग हैं आपने उनके भी प्रोग्राम डिस्टर्ब कर दिए। कौन अकाउंटेबल होगा? क्या इंडिगो से फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं लेना चाहिए? एक्चुअली ये बिल अरबों डॉलर में जाना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगा कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। क्योंकि हमारे यहां कानून में हम 50-100 रुपए लेके, रिश्वत लेके गुजारा कर लेते हैं, तो इसलिए कंपनियां एनफोर्समेंट पे ध्यान नहीं देती। कानून अगर टफ होगा, पेनल्टी अगर टफ होगी, हर आदमी कानून से काम करेगा। और जो भ्रष्टाचार करता है वो, और जिस डिपार्टमेंट के तहत ये भ्रष्टाचार हुआ है, जब तक दोनों को अपराधी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बगैर डिपार्टमेंट की मिली भगत से भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, गलत काम हो नहीं सकता। जब तक उस डिपार्टमेंट को भी नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं होगा, विकसित भारत नहीं बन पाएगा। अब सवाल इस बात का है कि हुआ क्या, जिसको हम थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, इंडिगो की तरफ से जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है उसका कोई लॉजिक नहीं। उनका यह कहना है कि साहब हमारे पास ट्रेन पायलट नहीं है और हमारा जो रोस्टर है उसको रीसेट करने में टाइम लग रहा है, इसलिए सब क्राइसिस हुआ। आप एयरलाइंस चला रहे हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं, आपको पता है कि कानून क्या है, आपने स्टाफ ट्रेनिंग का इंतजाम कुछ नहीं किया, पायलट्स को अपॉइंट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग सार्वजनिक होनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से एक्सपेंशन प्लान था उसके लिए एचआर पॉलिसीज क्या अप्रूव की थी, क्या इस पे चर्चा भी हुई थी या नहीं, कि आप एयरलाइंस तो बढ़ाए जा रहे हैं, पायलट का क्या इंतजाम है, क्या जो पायलट्स के लिए कानून बने हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सवाल किए थे या नहीं, ये जनता को जानना जरूरी है। क्योंकि अरबों रुपए का नुकसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लापरवाही से भारत का हुआ और भारत की गुडविल पूरी दुनिया में गिरी है। डिलेड कंप्लायंस प्लानिंग, यह जानना जरूरी है, क्यों हुआ? इंडिगो स्टार्टेड वर्कफोर्स प्लानिंग फार टू लेट, इंटरनल डेटा शोड पायलट शॉर्टेजेस, ये सबको पता था, डीजीसीए को पता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या एक्शन लिए, यह जानना जरूरी है। दोस्तों, मैं जानबूझ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जूनियर स्टाफ को कहने का कोई फायदा नहीं। आप अगर मैनेजर को भी बोलोगे, जनरल मैनेजर को भी बोलोगे, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए जो शीर्ष पे बैठा है, जो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है, सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी उसी की भी होनी चाहिए। यह सिर्फ कुर्सियां नाश्ता करने की नहीं है, ये जिम्मेदारी की कुर्सियां हैं। इसको इस देश में समझाना होगा। क्रू फटीग वाज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट इश्यू, नॉट ए सेफ्टी इश्यू। आप अपने स्टाफ को एक्सप्लॉइट करते रहो। इंडिगो ये कहती थी नहीं, दिस इज आवर वर्किंग स्टाइल। ये वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है इसका इंडिगो से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे पैसेंजर्स को भी और स्टाफ को भी। इसी आधार पे ये कंपनी बनी है। मैं अक्सर इंडिगो से ट्रेवल किया हूं और मैं आपको एक चीज बता दूं, 50 बार मैंने कंप्लेंट की होगी स्टाफ के बैड बिहेवियर के लिए। और इंटरेस्टिंग एंगल आप देखेंगे, एयरपोर्ट पे जाइए, 8 काउंटर है वहां इंडिगो के, 2 पे स्टाफ बैठा है, 4 खाली है, 6 खाली है। क्यों? स्टाफ ही नहीं है। लाइन लगी हुई है और एक तरफ एयरलाइंस अनाउंस कर रही है कि लास्ट कॉल बोर्डिंग करिए, और दूसरी तरफ चेक इन काउंटर पे नहीं है। और एक्सप्लॉयटेशन का तरीका क्या है कि फास्ट फॉरवर्ड अगर आपको करना है तो 500 रुपए दीजिए, हम आपको तुरंत बोर्डिंग पास दे देंगे। यह है इंडिगो का
करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन मॉडल। पहले पैसेंजर्स को तंग करो और उसके बाद उनसे सुविधा के पैसे लो और अपने स्टाफ को भी एक्सप्लॉयट करो ताकि आप प्रॉफिट बढ़ा सको। भारत सरकार ये क्यों सोती रही? 50 कंप्लेंट्स तो मैंने करी हैं डीजीसीए को। डीजीसीए क्या इस बात का जवाब देगी कि उन पे क्या कार्रवाइयां हुई? इस बात को समझना होगा। ग्लोबल स्टडी शोज दैट फटीग कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15 to 20%, और जो डीजीसीए का डेटा है कि 18% जो मिसहैप्स होते हैं एयरलाइंस में बिकॉज ऑफ फटीग। तो पैसेंजर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है या नहीं, या सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है? और यही कारण है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर पैसेंजर सेफ्टी को लेकर कितनी बार चर्चा हुई। हर बार तो बैलेंस शीट को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप और कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो हमें मॉडल दिखाओ। लेकिन सेफ्टी बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पे चर्चा करी? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके सारे बोर्ड मीटिंग्स को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि पता लगे कि बोर्ड क्या कर रहा है। यह ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। एग्रेसिव एक्सपेंशन विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग स्टाफिंग, ये काम किसका है? इंडिया इज फेसिंग ऑलमोस्ट 25 से 30% की जो टेक्निकल स्टाफ है उसका गैप है। इंटरेस्टिंग चीज मोदी जी को मैं बताना चाह रहा हूं, एयरलाइंस वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्टाफ रखती हैं, वहां पे 25 से 30% स्टाफ की शॉर्टेज है। बाकी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जहां पे सैलरीज कम है, सोचिए वहां पे टेक्निकल स्टाफ का गैप कितना होगा। हिंदुस्तान में टेक्निकल कॉम्पिटेंट मैन पावर नहीं है तो मेक इन इंडिया कैसे होगा? सवाल यही है फंडामेंटल। विकसित भारत बगैर टैलेंट के कैसे बनेगा? सवाल यही है जिसकी हमें चिंता करनी। कॉर्पोरेट फेलियर क्यों है? मैं इसको बार बार कह रहा हूं। डिलेड एडॉप्शन इन न्यू रेगुलेशन। आप कोई सेक्टर उठा के देख लीजिए, सरकार कानून पास करती है, उसको कोई नहीं पढ़ता। जब डेडलाइन आती है तब हमारी सारी इंडस्ट्री एसोसिएशन, छोटी बड़ी, सब सरकार के पास दौड़ के जाती हैं कि साहब डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, हम तैयार नहीं। तो जब कानून लागू हुआ था उस दिन से सरकार ने मॉनिटरिंग क्यों नहीं शुरू करी कि आप अपने अपने मेंबर्स को बोलिए कि हमारे इस पोर्टल पे अपडेट करें कि आउट ऑफ 100 कितना % उनका कंप्लायंस तैयार है। हर महीने अपडेट करिए। अगर मान लीजिए उन्होंने अपडेट कर दिया और कंप्लायंस डेडलाइन पे अगर वो आके बोलते हैं कि साहब हमें और टाइम चाहिए, तो इसका मतलब जो डेटा अपलोड किया गया था वो फेक था। ऐसी कंपनियों के बोर्ड पे और टॉप मैनेजमेंट पे क्रिमिनल केस हो सकता है फॉर मिसलीडिंग द नेशन, फॉर पुटिंग सोसाइटी एट रिस्क। इस बात को समझना होगा। तो भारत सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कानून तो बहुत बना देते हैं, एनफोर्समेंट नहीं होता है। इसीलिए भारत में एफडीआई नहीं आता। इसीलिए भारत के अंदर जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, ये बोलती हैं कि यहां पे एनफोर्समेंट इज ए क्राइसिस। इवन कोर्ट ऑर्डर तक एनफोर्स नहीं होते, आप तो कानून की बात कर रहे हैं। ये एक भारत के कैरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि हम कानूनों को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसीलिए सीरियसनेस यहां नहीं है, R&D यहां नहीं है, एक्सीलेंस यहां पे नहीं आता है, क्योंकि सब कुछ चलता है। कॉर्नर कटिंग हमारा कल्चर बन चुका है। इसीलिए गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि सरकार खुद कॉम्प्रोमाइज करती है। जब दबाव पड़ता है सरकार पे इंडस्ट्री एसोसिएशंस का, तो कहते हैं हम 6 महीने डेडलाइन बढ़ा देते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की गुडविल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोट बैंक पॉलिटिक्स, कि हमारे ये जो फाइनेंसर्स हैं, कॉर्पोरेट, हमें फिर चंदा नहीं देगा। अगर हमने इनकी बात नहीं सुनी, जो उनकी लेबर क्लास है उसमें दिक्कत आएगी, कंपनियों पे दिक्कत आएगी, मीडिया भी इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करेगा कि देखिए इतनी कंपनियां ट्रबल में, सरकार कुछ नहीं कर रही है। इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग जब मीडिया करता है तो सरकार पे दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो सरकार मजबूरी में वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के कहती है ठीक है चलो 6 महीने और सही। जब 70 साल कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा। ये सोच के हम लोग हर जगह कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय इस ट्रेंड को बंद करेगा? क्या हर मंत्रालय को यह कहेगा कि जिस दिन नोटिफिकेशन इश्यू करें उसी दिन से एक डैशबोर्ड तैयार होना चाहिए वेबसाइट, मंत्रालय की वेबसाइट पे, और हर कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर के आगे लिखे कि वो कितनी तैयार है?
अगर वो नहीं लिखती है तो कंसर्न एरिया जो ऑफिसर्स हैं उनको कहा जाए कि इन कंपनियों के ऊपर कार्रवाइयां शुरू करी जाए। सब लाइन में आ जाएंगे, अपने आप देश में जो कमजोरियां हैं वो उजागर होंगी, और जब उजागर होंगी तो उनका समाधान भी निकलेगा। अब बात आती है कॉस्ट कटिंग को लेकर। हम हर चीज में कॉस्ट कटिंग करते हैं, चाहे कंज्यूमर की सेहत खराब हो जाए, चाहे पैसेंजर की लाइफ रिस्क पे आ जाए, चाहे हमारे पायलट्स की लाइफ रिस्क पे आ जाए, चाहे हमारा जो क्रू है हम उसको एक्सप्लॉइट करें क्योंकि पर्पस है सिर्फ पैसा कमाना, और बाकी जो समाज है वो एक दुधारू गाय है जिसको आप जितना चाहो निचोड़ो। यही काम इंडिगो ने किया, अपने सिस्टम अपग्रेड नहीं किए, पैसेंजर्स को निचोड़ा। कहने को बजट एयरलाइंस है, किराया फुल सर्विस एयर इंडिया से ज्यादा है। काय की बजट एयरलाइंस, और भारत सरकार का कानून क्यों सोया हुआ है? बजट एयरलाइंस और फुल सर्विस एयरलाइंस के बीच में बजट एयरलाइंस का किराया ज्यादा कैसे हो गया? क्या इस पे कानून नहीं हो सकता? क्या इस पे सीलिंग नहीं हो सकती? हमारी सरकार को जो दिन दहाड़े जो लूट हो रही है, अगर वो दिख ही नहीं रहा तो यही होगा जो इंडिगो ने किया है। इसीलिए कह रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उनको पूरे सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक्सप्लॉयटेशन कब तक होगा, और सरकार खुद अगर जिम्मेवार है, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो कौन बचाएगा? इस बात को समझना होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेप्थ क्रिएट्स ए कॉस्ट नॉट ए कैपेसिटी। सोचना ये है, हम ज्यादा आदमी रखेंगे, हम अगर स्टाफ को सरप्लस स्टाफ रखेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा। एग्जिस्टिंग स्टाफ को हम 8 की जगह 12 घंटे काम कराएंगे, तनख्वाह नहीं देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि लेबर को ही सिर्फ ओवर टाइम मिलता है। बाकी जगह हम 8 का 10 घंटे और 10 का 12 घंटे बड़े आसानी से कर देते। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि इस पे मॉनिटरिंग कौन करेगा? हमारे यहां पे जितना सिस्टम है उसको हमें समझना होगा कि उसकी एनफोर्समेंट कैसे हो, एक्सप्लॉयटेशन कम कैसे हो। सवाल इस बात का हो गया कि ट्रेनिंग बजट्स आर द फर्स्ट टू कट। जैसे ही खर्चे बढ़ते हैं सबसे पहले हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग बजट काट दो। क्यों? कॉम्पिटेंट आदमी तो हमें चाहिए ही नहीं, क्वालिटी पे हम ध्यान देते नहीं, परफॉर्मेंस में हमें कोई लेना देना नहीं। कस्टमर रोएगा, कंप्लेंट करेगा, सुनेगा कौन? ना हम सुनेंगे ना सरकार सुनेगी, तो क्या फर्क पड़ता? कस्टमर को रोने दो, हमने तो पैसा इकट्ठा कर लिया। अब रहा कस्टमर, अगर वो कष्ट से मर रहा है, मरने दो, हमें क्या चिंता है? ये है भारतीय मैनेजमेंट की सोच। वर्कलोड इज द फर्स्ट टू राइज। आपको प्रॉफिट बढ़ाना है भाई, कल से 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम होगा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपकी जितनी भी अभी तक बेनिफिट्स थे हम उसको सबको काट रहे हैं। ये पहला डिसीजन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का हिंदुस्तान में होता है। फटीग इज द फर्स्ट टू बी इग्नोर्ड। थक गया, कोई बात नहीं, अब कामचोर हो तुम, इसलिए काम नहीं कर, तुम ये देख ही नहीं रहे कि सामने वाला थका हुआ है। थकान को कामचोरी के रूप में देखा जाता है। ह्यूमन सिस्टम को मशीन के साथ कंपेयर किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन को नॉर्म बना दिया गया है। यह है भारतीय कॉर्पोरेट जगत की सच्चाई, एंड दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो। ये इंडिगो को लगता है हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा कल्चर है। जो उनकी प्रॉब्लम है वो उनका कल्चर है, इसीलिए ये उनको प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही। इसीलिए वो कहते हैं पायलट्स अवेलेबल नहीं थे। खुद का सिस्टम डिफेक्टिव है, खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काम नहीं किया, पूरा ब्लेम पायलट्स पे। इस बात को समझना। बोर्ड्स आर डिसएंगेज्ड विद ऑपरेशनल रिस्क। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछिए कितनी बार जाके उन्होंने पायलट से मुलाकात करी या कंडीशंस देखी एयरपोर्ट पे। बैलेंस शीट, कितनी सेल हुई, कितना मार्जिन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सीईओज और केएमपीज को इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल गई, जिसको बोनस मिलना था उसको बोनस मिल गया। कस्टमर मर रहा है, कस्टमर कंप्लेंट्स पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितनी बार चर्चा हुई। क्या ये पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है हमारे यहाँ पे, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत खराब हैं। उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपको भारत की कंपनियों के नॉन परफॉर्मेंस में दिखता है। अगर आज भारत की कंपनियां पिछड़ रही हैं, भारत की कंपनियां अगर R&D पे खर्चा नहीं कर रही हैं, उसका एकमात्र अगर कहीं पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है तो वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नीचे वाले वही करेंगे जो ऊपर वाले कहेंगे।
जब ऊपर वाले सो रहे हैं तो नीचे वालों को क्या प्रॉब्लम है? तनख्वाह तो मिल ही रही है। सवाल यह है, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम इज रॉटिंग इज एट टॉप, नॉट एट बॉटम। बॉटम्स आर जस्ट एस्केप गोड्स टू प्रोटेक्ट द टॉप। यह बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अक्रॉस इंडिया, boards focus on financial metrics, not preparedness metrics. The Indigo crisis, the board should have seen pilot shortage, have KPI fatigue का KPI आना चाहिए था, and ensure airlines was ready for जो नया कानून आया है हम उसके लिए तैयार थे या नहीं. Instead of crisis hitting the public before it reached the board, जब जनता में आग लगी, एयरलाइंस में जब फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, उसके बाद बोर्ड को पता लगा होगा कि कंपनी में क्राइसिस है. बोर्ड को पहले नहीं पता होगा, इस बात को समझिएगा. एंड दिस इज अ वार्निंग फॉर ऑल इंडस्ट्रीज. ऐसा नहीं हो कि जब बाजार में कस्टमर कंप्लेंट आनी शुरू हो जाए तब आप जागो. एज ए टॉप मैनेजमेंट आप कस्टमर का ध्यान करिए, क्योंकि आपकी तनख्वाहें, आपके बोनस कस्टमर देता है. हम उस पर ध्यान नहीं देते. हमें लगता है कि मालिक पैसा दे रहा है. कोई मालिक जेब से पैसा नहीं देता है दोस्तों. हर मालिक बाजार से कमाता है, अपना हिस्सा रखता है, बचा हुआ बांटता है. यह है बिजनेस. कोई मालिक जेब से नहीं देता है. इस बात को ध्यान रखिए. जिस दिन मालिकों ने जेब से देना शुरू कर दिया उस दिन वो बिजनेस नहीं रहेगा, वो चैरिटी कहलाएगी. बिजनेस में मालिक जेब से पैसा नहीं देते हैं, कंज्यूमर पैसा देते हैं, मालिक को भी और मैनेजर्स को भी. यह बात हमें फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. इकोनॉमिक एंड नेशनल इंपैक्ट क्या हुआ? एयर ट्रैवल इज ए इकोनॉमिक बैकबोन. क्या क्या बर्बाद हुआ? 4 लाख पैसेंजर एक हफ्ते में दुखी हुए. 4 लाख. हिंदुस्तान का 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्टिविटी लॉस हो गया होगा. होटल टैक्सी वालों का नुकसान हुआ होगा. 70 कितने कैंसिलेशन हुए होंगे, कितनी जगह पे झगड़े शुरू हो जाएंगे, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स होंगी. ये तो वह है जो नंबर्स में मैं आपको बता रहा हूं. एंड थाउजेंड्स ऑफ टन कार्गो, किसी की दवाइयां होंगी, किसी की मेडिसिन होंगी, किसी का कुछ और होगा, सब रुक गए होंगे क्योंकि जब फ्लाइट ही नहीं जा रही. कहने का मतलब क्या है? इंडिगो का सिर्फ पायलट का इशू नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस है और इसकी जिम्मेदार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इंडिगो. इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट टेक ए हिट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन देख रहा है? या तो सेबी या कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय. दोनों पे सवाल उठेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आपने क्या किया. आपके नॉर्म्स इतने लचर क्यों हैं कि भारत की कंपनियों में डायरेक्टर्स कुछ भी ना करें, कंपनियां डूब जाएं और अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स ना हो. हिंदुस्तान का पैसेंजर और कस्टमर रोता रहे और उसकी सुनवाई कोई ना करे. कौन फिक्स करेगा ये अकाउंटेबिलिटी? ये जवाब जरूरी है. इफ इंडिगो कैन फेल लाइक दिस, हु इज सेफ? इतनी बड़ी एयरलाइंस, सब कुछ है जिसके पास, पूरा डेडिकेटेड एयरपोर्ट उन्होंने ले रखा है. कहने का मतलब यह है कि जब इंडिगो जैसी एयरलाइंस फेल हो सकती है तो बाकी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा होगा आप खुद सोच सकते हैं. रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस इज शेकन. कानून बना, इंडिगो जैसी कंपनी ने उसको फॉलो ही नहीं किया और सरकार भी सोती रही. तो आप मुझे बताइए कि जितने भी ड्रग्स के कानून है, फूड के कानून है, ट्रैफिक के कानून है, पॉल्यूशन के कानून है, आपको क्या लगता है ये एनफोर्स हो रहे होंगे हिंदुस्तान में? इन सब डिपार्टमेंट्स में भयंकर भ्रष्टाचार. आप किसी भी इंडस्ट्री से पूछ लीजिए कि साहब पैसे दे दो काम हो जाता है. अब तो हालत यह है कि पैसे देने के बाद भी काम नहीं होता. भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो गया. पहले पैसे लेके लोग काम करते थे, अब तो पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करते. रसीद तो मिलती नहीं, अब आप क्लेम क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पूरा एनफोर्समेंट मैकेनिज्म पे ध्यान देना होगा. सिर्फ मेक इन इंडिया कहने से या भारत को विकसित भारत बनाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा. उसके अलावा इकोनॉमी में अगर हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए तो समस्याएं बहुत हैं. अब ये जो क्राइसिस है इसको हमें लाइटली क्यों नहीं लेना चाहिए, इसको हम समझ लें. पहली बात, जो क्राइसिस है ये सिर्फ अगर हम इसको ये बोल दें कि साहब ये छोटा मोटा क्राइसिस है, मैं इस बात को नहीं मानता. ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ब्रेकडाउन है.
इसमें ऑपरेशनल मैनेजर्स की कोई गलती नहीं है, पायलट्स की कोई गलती नहीं है, स्टाफ की कोई गलती नहीं है। अगर कोई लोग जिम्मेवार हैं तो दो ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मंत्रालय का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, और कोई जिम्मेवार नहीं। और इन दोनों को कंट्रोल करने का काम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। अब ये देखते हैं कि पीएमओ आने वाले दिनों में क्या सुधार लाता है ताकि इस तरह से एनफोर्समेंट क्राइसिस ना हो। इसके अलावा जो हमें समझने की बात वो ये है कि जो हमारे यहां पे क्राइसिस है इस समय, ये क्राइसिस है हमारी कल्चर का, कॉर्पोरेट कल्चर का। चलता है, देख लेंगे, कोई पूछेगा तो उसको मैनिपुलेट कर लेंगे, कागज फर्जी बना देंगे, सब चलता रहेगा। ये डीप क्राइसिस है, ये हर सेक्टर में है और इसको हमें समझना होगा। और कंपनियां क्या करती? ग्रोथ फर्स्ट, कंप्लायंस लेटर। मैं कंपनी के बोर्ड पे था और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नाबार्ड की कंपनी थी नैप के साथ, मैं उसके बोर्ड पे था। जब कंपनी की ग्रोथ हुई तो मैनेजमेंट में, बोर्ड में डिसीजन लिया गया कि अभी हम फर्दर ग्रोथ नहीं करेंगे, पहले कंप्लायंस मीट करेंगे, फिर हम ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ग्रोथ करना हमको आता है। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नाबार्ड एंड नैप किसान एट दैट टाइम, जब मैं उनके बोर्ड पे था। ये कॉन्शियस डिसीजन था कि आरबीआई की गाइडलाइंस, बीइंग ए फाइनेंशियल कंपनी, हम बड़ी हो रहे हैं तो पहले हमें कंप्लायंस पूरा करना चाहिए, फिर हम ग्रोथ पे ध्यान देंगे। और हुआ ये कि कंपनी 3 साल में 3 गुना बढ़ी, क्योंकि कंप्लायंस इन प्लेस था। हम आरबीआई को टाइम पे हर चीज का जवाब दे पाए, हमें कोई क्राइसिस नहीं हुआ। लेकिन कितनी जगह पे मैनेजमेंट इतना प्रोएक्टिव है कि वो ध्यान दे, इस बात को समझना। तो कॉर्पोरेट इंडिया के लिए लेसन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस मस्ट बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। अच्छा, देख लेंगे, डेडलाइन में अभी देर है, जब तक ये सोच रहेगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब क्राइसिस होगी तब हम बाजार में और कंपटीशन पे ध्यान देने की जगह इंटरनल प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे और कंपटीशन आगे निकल जाएगा। यही कारण है भारतीय कंपनियां आगे नहीं बढ़ पाती। वर्कफोर्स कैपेसिटी इज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलना चाहिए। बगैर लोगों के आप आगे बढ़ नहीं सकते। आज अमेरिका की हालत क्यों खराब हो रही है? वहां लोग नहीं है। यूरोप की हालत क्यों खराब हो रही है? वहां पे लोग नहीं है। चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ा, कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने मैन पावर क्रिएट किया। आज चाइना में मैन पावर शॉर्टेज है, इसीलिए कंपनियां रोबोटिक्स पे जा रही हैं, भारत पे नहीं आ रही हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भारत में मैन पावर है ही नहीं। हम कागजों में जितनी मर्जी डिग्रियां बांट लें, कॉम्पिटेंट मैन पावर हिंदुस्तान में नहीं है। इसीलिए चाइना में और बाकी दुनिया में रोबोटिक्स पे लोग जा रहे हैं, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात हमें समझना होगा। फैटीग इज ए सिस्टमिक रिस्क, नॉट ए पर्सनल प्रॉब्लम। आप कहते हो कि स्टाफ थक गया, कामचोर है, ये सोच गलत है। इंसान की एक क्षमता होती है, उससे अगर आप ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, नुकसान आप ही का होगा। अब उसके वेलफेयर का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, कॉर्नर कटिंग करेंगे, आपका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। क्योंकि जब अच्छे लोग छोड़ के चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? फैक्ट्री चलाने के लिए आदमी तो चाहिए ना, ऑपरेशंस के लिए आदमी चाहिए। जब अच्छे कॉम्पिटेंट लोग चले जाएंगे तब आप क्या करोगे? खराब लोगों से, इनकॉम्पिटेंट लोगों से बिजनेस चलाओगे तो नुकसान आप ही का। ये कॉमन सेंस है, इसके बारे में लोग क्यों नहीं सोचते? रेगुलर मस्ट हैव मोर पैसिव टू प्रेडिक्टिव, मूव फ्रॉम पैसिव टू प्रेडिक्टिव। अभी तक क्या है? हम बैठ के इंतजार करते हैं कोई आएगा तो हम बात करेंगे। प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? क्यों डीजीसीए ने नहीं पूछा कि जो कानून हमने लागू किए, 1 तारीख को डेडलाइन आ रही है, कहां तक तैयारी करी? हर महीने रिपोर्टिंग क्यों नहीं ली गई? इसीलिए मेरा निवेदन है पीएमओ से कि आप डैशबोर्ड बनवाइए, नहीं तो ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा हिंदुस्तान। सो व्हाट इज द फ्यूचर? जो इंडिगो मेल्टडाउन है, ये भारत के लिए अच्छा है। बहुत कुछ चीजें इसने जागृत कर दी कि भारत की क्राइसिस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन कॉर्पोरेट्स कैन नॉट कीप डिलेइंग द रेगुलेटरी ट्रांजिशन।
इसको हमें मैंडेटरी करना होगा और इस पर डंडा चलाना है तो चलाना होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करने की बात करोगे तो कंप्लायंसेस आर मैंडेटरी। इंडियाज बोर्ड कैन नॉट रिमेन फाइनेंशियली ऑब्सेस्ड बट ऑपरेशनली ब्लाइंड, यही होता है, क्योंकि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज के लोग ही नहीं है। मुझे बताइए कि इंडिगो एयरलाइंस के बोर्ड में कितने लोग हैं जो पायलट्स रहे हैं? मुझे आप ढूंढ के बता दीजिए। आप एक एयरलाइंस चला रहे हो और एयरलाइंस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको बताने के लिए जो आपके सीनियर पायलट्स, रिटायर्ड पायलट्स, आप उनको बोर्ड पे क्यों नहीं रख सके? आपको सिर्फ सीए और बैंकर्स और बाकी लोग ही क्यों रखने होते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है कंप्लायंस को लेकर। तो एक कानून बनाना चाहिए भारत सरकार को कि जिस ऑपरेटिंग एरिया में कंपनियां काम कर रही हैं उसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे हो जिनका ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज हो, ताकि वो बाकी बोर्ड को गाइड कर सके, गवर्न कर सके कि इसमें क्या होना चाहिए, व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस। हम सिर्फ अगर छोड़ देंगे कि आप पिकअप कर लो तो फिर भाई भतीजा सब बोर्ड पे बैठ जाएंगे और कंपनियां डूब जाएंगी, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर आप कहेंगे तो कंपनी मेरी है, डूबे या चले। कंपनी आपकी जरूर है, बर्बाद देश होता है। इस बात को हमें समझना है। इंडियन रेगुलेटर्स मस्ट स्ट्रेंथन अर्ली वार्निंग सिस्टम। आज टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया का पूरा उपयोग होना चाहिए। रेगुलेटर मस्ट क्रिएट ए डैशबोर्ड टू टेक मंथली अपडेट, जो मैं बार बार कह रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, करना क्या है। नो नेशन कैन एस्पायर टू बिकम ए ग्लोबल पावर हाउस एंड कैन अफोर्ड प्रिवेंटेबल कोलैप्सेस। जो इंडिगो के साथ हुआ ना, ये रोका जा सकता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये गलती और किसी की नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। इंडिगो's crisis is not a aviation story. It's a story about Indian corporates. ये सिर्फ आइसोलेशन में मत देखिए। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से कह रहा हूं कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं और जितनी बड़ी नॉन लिस्टेड कंपनी है जिनका टर्नओवर 100-200 करोड़ से ऊपर है, उन सब का रिव्यू होना चाहिए कि उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड क्या है। आप 100 करोड़ से नीचे छोटी कंपनियों को छोड़ दीजिए, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर, वहां के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे मैप किया जाए, किस क्वालिटी का मैन पावर होना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना होगा। इट्स ए इश्यू ऑफ गवर्नेंस एंड इट इज ए फ्यूचर फॉर इकोनॉमी। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, विकसित बनना है, मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना है, इंडिगो क्राइसिस से बहुत कुछ सीखना होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इंडिगो जैसा एक क्राइसिस और होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कह रहा हूं, इसको सिर्फ ट्रेलर के रूप में दीजिए, पिक्चर अभी बाकी। इंडिगो अकेला नहीं है, सत्यम अकेला नहीं था, आईएफएल अकेला नहीं था। ये जितने बड़े बड़े डिजास्टर हुए ना, ये अकेले नहीं थे, ये एक सिस्टमिक फेलियर। जेपी का केस अकेला नहीं था, आरकॉम अकेला नहीं था। ये बड़ी कंपनियां जितनी डूबी, विजय माल्या का केस आइसोलेटेड नहीं था। इस बात को ध्यान रखिए, ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। और ये सब बड़ी कंपनियां थी, इन सब के बोर्ड पे बड़े बड़े लोग बैठे थे। फिर ये क्यों डूबी? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? इन बड़े लोगों की बड़ी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए? क्या समाज को जानने का और पूछने का हक नहीं है? जब तक ये नहीं होगा ना दोस्तों, हिंदुस्तान स्ट्रगल करेगा। और इनको लाइन पे लाने का काम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है। क्या मोदी साहब करेंगे? इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखना था। इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।